एफएपीसी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, उसमें मैं आज हिंदी कम्युनिकेशंस में आपको जो चैप्टर नंबर 7 है आज मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले 6 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं, तो आज हम 6 चैप्टर हिंदी कम्युनिकेशंस के से रिलेटेड आपका पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आप बुक निकाल लीजिए, ओपन योर बुक ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 6, भारत में प्रौद्योगिकी के विकास का इतिहास। हमारे क्वेश्चन ही दे रहे हैं जिनको कि मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ, मार्क करने के लिए बोलती हूँ और आपको फिर उनको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ठीक है, आज हम स्टूडेंट्स हम जो 6 चैप्टर है भारत में प्रौद्योगिकी के विकास का इतिहास वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाषाण युग की प्रौद्योगिकी की विवेचना कीजिए। पाषाण युग यानी कि जो है हमने आपने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा था स्टूडेंट्स की पाषाण युग यानी कि पत्थरों का काल, जिस काल में पत्थरों का जो है आविष्कार हुआ कि पत्थर से पत्थर रगड़कर आग बनाए गए, पत्थरों को बहुत अलग अलग प्रकार से जिनको कि यूज़ किया गया, तो पाषाण काल जिसको बोलते हैं, हमने सोशल स्टडी में स्टूडेंट्स हमने पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या है, पाषाण युग की प्रौद्योगिकी के 3 स्तर थे। पत्थर का फलकदार टुकड़ा मानव का प्रथम औजार था, यानी कि जो सबसे पहला मानव का वेपन्स था उस समय फलकदार टुकड़ा, पत्थर का फलकदार टुकड़ा, यानी कि फलकदार टुकड़ा क्या हुआ कि जैसे एक बड़ा सा पत्थर ले लिया, उसकी ना आगे की साइड से एजेस को बिल्कुल घिस लिया, उसको तेज कर लिया, शार्प कर लिया। इसका उपयोग आदि मानव शिकार करने, लकड़ी काटने और कंदमूल खोदने में किया करता था, यानी कि जैसे बहुत नुकीला हुआ कि किसी कोई जानवर को फेंक कर मारा तो वो जो है उसके शरीर में जाके घुस गया और जिससे कि वो जानवर मर गया, उस काम के लिए। और लकड़ी के गट्टे जो होते हैं लकड़ी काटने के लिए, और कंदमूल जो कि जो पृथ्वी के अंदर जो फल सब्जियां होती हैं जैसे गाजर, मूली, आलू, ये सारी चीज़ें उनको खोदने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों को जो खोदने के लिए भी कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे वो आसानी से खुद जाए, नुकीली चीज़, तो खोदने के लिए किया करता था। मध्य युग में हथियारों में अंतर आया और उनसे तेज हथियार व धार वाले हथियार जिनमें मुट्ठे थे बनाए गए, यानी कि अब जब मिडिल एज आई यानी कि मध्यकालीन युग आया तो उसमें क्या है कि हथियार जो है जैसे जैसे मैंने बताया था ना, हमने पढ़ते ले आ रहे हैं हम कम्युनिकेशन में कि जिस तरह से माइंड एक्सटेंड होता है, नॉलेज एक्सटेंड होती है, तो उसी तरह से इन्वेंशंस होते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ कि जैसे मूठ वाले हथियार, जैसे एक तलवार होती है तो तलवार को पकड़ने के लिए उसकी ग्रिप को मजबूत बनाने के लिए पीछे एक ग्रिप वाला मूठ बनी होती है। मूठ का क्या मतलब हो गया कि एक ऐसी चीज़ बनी होती है जिसमें हम हाथ में अगर उस हथियार को ले लें, वेपन्स को ले लें, तो वो बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा जाएगा। यानी कि मूठ लगाने का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि जो है हथियारों की ग्रिप अच्छी बनी रहे। तलवार हो गया और भी जैसे आपके क्या कहते हैं तीर कमान हो गया, भाला हो गया, तो इसमें देखेंगे इस तरह से। उत्तर मध्य पाषाण काल में मानव हड्डी और हाथी दांत के औजार बनने लगे। अब जब यानी कि देखो 3 बता रहे 3 स्तर, पहला तो हो गया आपका
मानव का मतलब प्राचीन मानव, उसके बाद आया मध्य युग और उसके बाद में आपका आया उत्तर मध्य पाषाण युग में मानव हड्डी और हाथी दांत, यानी कि मनुष्य की जो हड्डियाँ होती थी स्केलेटन, उससे और हाथी दांत से जो है उन्होंने हथियार बनाने शुरू किए। प्राकृतिक संघर्ष द्वारा ज्ञान प्राप्ति में उनमें भाला और धनुष का प्रयोग करना आरंभ कर दिया और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए यानी कि उन्होंने भाला और धनुष का प्रयोग प्रारंभ शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने भाला और धनुष्मान बना दिया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के निर्मित हथियारों को देखकर ही पाषाण युगीन मानव के प्रौद्योगिकी विकास को जाना जाता है, यानी कि जितने भी प्रकार के वेपन से हथियार थे उनके आकार, उनमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, उन चीज़ों को देखकर प्राचीन काल के प्रौद्योगिकी विकास के इतिहास के बारे में उनको पता चलता है। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लीजिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगर प्रणाली को आधुनिक नगर प्रणाली के से तुलना करते हुए मानवीय मौलिक कौशल का परिचय दीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी मार्क करिए। मार्क सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगर विकास प्रणाली, स्टूडेंट्स हमारा ये मानना है कि जो हमारी आधुनिक नगर प्रणाली है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो नगर प्रणाली की व्यवस्था थी उस पर आधारित है। यानी कि जब आपने देखा कि जब खुदाई हुई तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे नगर एज इट इज मिले जैसे वो प्राचीन काल में थे। तो उनकी व्यवस्था मतलब प्राचीन जो है नगर प्रणाली जो है उसको देखते हुए, यानी कि उन्होंने कैसे कैसे एक घर को किस किस हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर रखा था कि कहाँ पर शयन कक्ष होना चाहिए, कहाँ पर रसोई घर होना चाहिए, कहाँ पर स्नान घर होना चाहिए, कहाँ पर आपका खेलने का होना चाहिए। तो ये जो नगर प्रणाली थी बहुत अद्भुत और आश्चर्यजनक थी और जिसको देखकर ही हमारे आधुनिक काल में जो है उसी नगर प्रणाली के बेस पर जो है अब जो है नगर व्यवस्था को बनाया गया। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर निर्माण में हमें अत्यंत प्रवीणता के दर्शन होते हैं, यानी कि उस समय की जो प्रणाली थी, नगर प्रणाली थी, बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक थी, जिनको देखकर मतलब हमें उनकी कला का परिचय मिलता है कि वो कितने जो है जिनको कितना ज्ञान था उन लोगों को। मकानों में ऊंचे चबूतरों का एवं कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था। अब ऊंचे चबूतरों का और कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता है। कच्ची ईंटें जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं और जो कि ईजिली जो है मतलब जब एक के ऊपर एक करें तो वो बहुत अच्छी ग्रिप बनाती है, मजबूत होती है। और उस समय जो है मतलब चबूतरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, यानी कि जैसे चबूतरे एक प्लेटफॉर्म सा होता था ऊंचा सा, जिस पर भी काफ़ी लोग बैठकर जो है जैसे आप पंचायत गांव में भी देखेंगे पेड़ों के नीचे जो है चारों तरफ एक बड़ा सा चबूतरा बना दिया जाता है और वहाँ पर जो है गर्मियों के दिनों में या कैसे भी दिनों में जो है लोग बड़े बुजुर्ग जो है वहाँ पर आराम करने के लिए बैठते हैं और वहाँ पर फिर उनको डिस्कशन होता है, किसी ना किसी टॉपिक पर वो लोग वहाँ पर बहस करते हैं, मतलब बहस क्या बातचीत करते हैं। छतें समतल और घरों की में लकड़ी के स्तंभ होते थे, बिल्कुल फ्लैट छतें होती थी और लकड़ी के स्तंभ होते थे, पिलर, क्योंकि उनको मकान को खड़ा करने के लिए मजबूती भी चाहिए इसलिए। चौड़ी सड़कें, नालियों द्वारा पानी व्यवस्थित तरीके से निकलना, स्नान गृह, शौचालय, मार्गों की व्यवस्था इस सभ्यता के उत्तम विकास को प्रकट करती है। यानी कि जितने भी प्रोसेस घर में बनाने के लिए जितने डिवाइडेशंस थे बहुत अच्छी तकनीक से बनाए गए थे और उनकी उस विकास को प्रकट करती है, उनकी सभ्यता को प्रकट करती है कि कितने वो उन्नत थे। आज हमारे यहाँ इसी तरह की चौड़ी सड़कें, नाली और नालों की व्यवस्था है। सेम उन्हीं नगर प्रणाली को देखते हुए आज आधुनिक नगर प्रणाली को अपनाया गया है। आज के युग के समान ही इस युग में भी खलिहान अन्न को सुरक्षित करने के लिए गोदामों की व्यवस्था देखकर हम अपने पूर्वजों की विकसित संस्कृति और सभ्यता का अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि अनाज आज भी अगर बच्चों आप गांव में जाओ, गांव के एरिया में जाओ तो वहाँ पर देखोगे कि अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बहुत बड़े बड़े ड्रम टाइप बनाए, मतलब ड्रम से बनाए जाते हैं और जिसमें अनाज को रखा जाता है और वाकई में उसमें अनाज जो है काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता, टाइम तक मतलब सालों तक ख़राब नहीं होता है, बहुत अच्छे और मजबूत बने रहते हैं और जिसमें जितना चाहे हम अनाज डाल सकते हैं और वो काफ़ी टाइम तक सालों तक ख़राब नहीं होता। तो उनको यानी कि गोदाम, फिर जैसे जहाँ पर मान लीजिए किसी कोई सारी फसलें रखें तो ऐसे गोदाम टाइप उन्होंने बना लिया।
तो हम अपने पूर्वजों ने जो उस समय की सुविधा जो उस समय उन्होंने बना रखी थी उसको देखकर हम उनकी विकास के बारे में अनुमान लगा सकते हैं और यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता आधुनिक युग के समान ही अत्यंत विकसित थी। और हम ये उन चीज़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता आधुनिक युग के समान ही अत्यंत विकासशील थी। जो आज डेवलपमेंट है वह फर्क इतना है कि उस समय कच्ची ईंटों का और मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, गारे का प्रयोग किया जाता था, उसमें भूसा मिलाकर मजबूती देने के लिए उनका यूज़ किया जाता था। लेकिन आज उसकी जगह जो है सीमेंट और बजरी और इतने ले ली है, लेकिन सिस्टम वही है। उसी तरीके से मकान बनाए जाते हैं, उसी तरीके से सड़कें, नालियाँ वगैरह सब बनाए जाते हैं। तो यानी कि कितनी सिमिलरिटी है दोनों में। प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन 3 भी इंपॉर्टेंट है, रेयरली कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना। अब क्या है देखिए, प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हमारे देश में अश्विनी कुमारों को औषधि का जनक कहा जाता है। औषधि जो हमारी आयुर्वेद में जो हमारे जो औषधीय प्लांट मिलते हैं, पौधे मिलते हैं, उसमें अश्विनी कुमारों को इनका जनक माना गया है। यानी कि अश्विनी कुमारों ने सबसे पहले ही औषधियों की खोज की। ये शल्य चिकित्सा में निपुण थे। शल्य चिकित्सा मीन्स ऑपरेशन। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन, उसमें निपुण थे। उस समय जो है, उस समय आज की तरह ऑपरेशन नहीं होते थे स्टूडेंट्स की। बहुत बड़ी जो है एक ऑपरेशन ओटी है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। पिछले उस पहले ज़माने में जो हमारे पूर्वज जो शल्य चिकित्सा करते थे, उनके सिस्टम बिल्कुल अलग थे, उनके औजार भी उन्हीं के हिसाब से अलग थे। उन्होंने संपूर्ण मानव रोगों का कारण वात, पित्त और कफ को माना है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो वात, पित्त और कफ यही संपूर्ण रोगों का कारण है। इसके बाद धन्वंतरी ने अनुसंधान के बाद औषधि अमृत का आविष्कार किया। उसके बाद धन्वंतरी आए, नाम बहुत सुना है, बहुत फेमस है और बहुत आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं। फिर उन्होंने जो है क्या कहते हैं, उन्होंने औषधि अमृत का आविष्कार किया। चरक आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। चरक आयुर्वेद, इस ग्रंथ के अंदर औषधि विज्ञान, आहार, पथ्य, मानसिक और शारीरिक रोगों की चिकित्सा, शारीरिक रचना और उपचारों का उल्लेख किया गया है कि कैसे कैसे रोगों का उपचार किन किन पद्धति से, किन किन दवाइयों के द्वारा उनका किया जाता है। आत्रेय पहले ये आयुर्वेद देवता थे जिन्होंने रोगों के लक्षणों को स्पष्ट किया और सभी खट्टे, मीठे, तीखे और रसों को शरीर पर होने वाले प्रभावों को स्पष्ट किया। यानी कि सबसे पहले आयुर्वेदिक देवता थे, यानी कि खट्टा, मीठा और तीखे और जो मतलब रसों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उन्होंने आविष्कार, मतलब उनके बारे में स्पष्ट किया। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक थे, यानी कि जिन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन सर्जरी, इन्होंने 101 यंत्रों एवं प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख भी किया है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र में पशु चिकित्सा के जनक शालिहोत्र माने जाते हैं। यानी कि अब देखिए पशु चिकित्सा जनक भी कि भाई जिस तरह से मनुष्य को चिकित्सा की जरूरत होती है, जानवरों को भी चिकित्सा की जरूरत होती है, और उसके लिए इन्होंने यानी कि होत्र को पशु चिकित्सा जनक माना गया है। इन्होंने घोड़ों के गुण, रोगों के लक्षण, सर्पदंश मतलब सांप के काटने और जहरीले तीरों का इलाज स्पष्ट किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश का चिकित्सा विज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का है। आज शल्य चिकित्सा एवं औषधि विज्ञान में जो खोजें हमारे समक्ष आ रही है, उनका स्पष्ट उल्लेख हमारे प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में मिलता है। यानी कि आज जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है बच्चों, मेडिकल साइंस में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, वो पहले से ही ऑलरेडी इतने बड़े बड़े महान जो चिकित्सक थे हमारे प्राचीन समय में, उन्होंने उसके बारे में पहले से ही बता रखा है। यानी कि उनकी सभी जो सूचना है वो हमें प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, 4 छोड़ दीजिएगा, 5 इम्पॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5,
मध्यकालीन वास्तुकला की प्रमुख तकनीकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मध्यकालीन वास्तुकला ईसा की 4वीं शताब्दी से ही भारतीय वास्तुकला की वास्तविक प्रगति आरंभ हुई थी। यानी कि ईसा की चौथी शताब्दी से ही भारतीय वास्तुकला की वास्तविक प्रगति आरंभ हुई। भारतीय वास्तुकला में गुप्त काल का महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तुकला यानी कि जो वास्तुकला बच्चों जो प्राचीन मंदिर हैं उन पे जो शैली हुई भी है, जो चित्र बने हुए हैं, कितने सुंदर अद्भुत, कितने कमाल के हैं, उनकी उस कला का वर्णन देखिए, कला को देखिए कितनी ज़बरदस्त, ऐसा लगता है कि जैसे पिक्चर अभी बोली पड़ेगी, इतनी वास्तविक लगती है देखने में। चित्रकला के साथ साथ इस काल में हिंदू मंदिरों में उच्च स्तरीय वैज्ञानिकता भी दृष्टिगोचर होती है। यानी कि उसके जो हिंदू के टेम्पल्स थे, बड़े बड़े टेम्पल्स थे, तो उसमें तो कहीं ना कहीं साइंस की भी झलक दिखती थी। मुगल काल में देशी परंपराओं के साथ मुस्लिम शैलियों का समायोजन हुआ। मुगल काल में जो देशी परंपरा थी उसके साथ साथ मुगल शैली को भी मिक्स किया गया और उनका मिलाकर, जिसे मध्यकालीन इमारतें, हुमायूं का मकबरा, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद है। और ये सारी जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं बहुत फेमस हैं और जो कि एक अद्भुत कला का एक अद्भुत नमूना माना जाता है, जिनको एक अद्भुत कला का मतलब एक अद्भुत कला समझी जाती है। आज ताजमहल हमारे 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। यानी कि आज भी उनको देखिए कितनी सुंदर, और इस तरह से कोणार्क मंदिर है। बहुत कहीं कहीं भारत के किसी भी आप कोने में चले जाइए बच्चों, हमारी ऐसी चित्रकलाओं के उदाहरण तो हमें मिलते ही चले जाएंगे और हर कला को देखकर हम वाकई में हंस रह जाते हैं कि वास्तव में हमारे प्राचीन समय के लोग भी इतने ही निपुण और कुशल थे। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा क्वेश्चन को भी। कभी कभी मतलब यह इनमें से कोई आ जाता है, नहीं आ जाता, लेकिन ये है। कांस्य युग की सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति सबसे प्राचीन युग है। कांस्य युग मतलब तांबा, जिसमें तांबे का खोज हुई, तांबे की खोज हुई, सबसे प्राचीन है। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता सुनियोजित नगर व्यवस्था एवं वास्तुकला है। व्यापार के लिए मुद्रा प्रचलन के वर्णन मिलते हैं। पहले मुद्राएं स्वर्ण की, चांदी की, कांस्य की, है ना, हुआ करती थी। कपास की खेती होती थी, जिसमें सूत और कपास का वस्त्र का निर्माण होता था। बर्तनों को ज्योति में चित्रकारी और विभिन्न रंगों से सजाते थे। यानी कि सारी चीज़ों को, है ना। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कभी कभी आ जाता है। क्या है कि भारत में लौह युग का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, जब लोहे धातु की खोज की गई थी। लौह युग को ही वैदिक युग कहते हैं। लौह युग को ही वैदिक युग कहते हैं। यह युग कृषि प्रधान युग था। इस युग में कृषि से संबंधित औजारों का उल्लेख भी मिलता है। धान और जौ इस युग की प्रमुख फसलें थी। कुओं से पानी निकालने के यंत्रों का वर्णन भी इस युग में मिलता है। तो आपको ये सब लिख देना है। प्राचीन युग के प्रमुख भारतीय चिकित्सक कौन कौन हुए? तो देखिए ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं, है ना। तो अब फिर इसके बाद में आप बस ये नहीं है, इसके बाद 7 के बाद क्वेश्चन नंबर सीधा 10। सिंधु घाटी की सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता में सोना, चांदी और तांबा इत्यादि धातुओं का प्रयोग होता था। धातु कर्म के लिए लोहा, ईंधन, भट्टी इत्यादि की व्यवस्था रहती थी। धातु क्रम में लोहारगिरी एवं सुनारगिरी का विकास हुआ, जिसका आगे चलकर भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हड़प्पा में जो मोहरें मिली हैं वे वहाँ की संस्कृति की विशेष उपादान है। वे मोहरें सिक्का उद्योग की उन्नत तकनीकी की भी परिचायक है। यानी कि जितनी भी, तो हमने पहले बताया था ना कि सिंधु घाटी की सभ्यता में ये जितनी मिली कि लोहे को, धातु को पिघलाने के लिए भट्टी, बड़ी बड़ी भट्टियों का होता है का यूज़ किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें उसमें प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता में ये सारी चीज़ें मिली थी। तो बच्चों ये आपका जो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7
भारत में प्रौद्योगिकी विकास का इतिहास का विकास। तो ये इम्पोर्टेंट आपका जो क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताए, जितने मैंने छोड़ दिए वो तो आप भी छोड़ दीजिएगा, और बाकी जो मैंने क्वेश्चन आपको मार्क करा दिए लिखवा दिए स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको समझा भी दिया है सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप जो है स्टूडेंट कर लीजिएगा। तो ये आपके जो है प्रौद्योगिकी, भारत में प्रौद्योगिकी के विकास का इतिहास, ये आपको क्वेश्चन आपका चैप्टर हो गया स्टूडेंट्स। तो आप इसको इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर का, या देख लीजिएगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो कर लिया आपने। अब मैं आपको चैप्टर नंबर ये सॉरी 6 चैप्टर तो हो चुके हैं, हमारा चैप्टर नंबर 7 है, भारत में प्रौद्योगिकी के विकास का इतिहास, चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 8 का 8 हरित क्रांति। हरित क्रांति को ग्रीन रेवोल्यूशंस भी बोला जाता है, ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में परंपरागत कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? आप स्टूडेंट जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और 80% जनता का व्यवसाय कृषि है। प्राचीन काल से ही हमारा देश कृषि पर आधारित रहा है और हमारी परंपरागत कृषि प्राकृतिक सुविधाओं पर ही आश्रित थी। हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ कृषि को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त हैं। आधुनिक युग में परंपरागत साधनों का उपयोग के साथ वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग भी कृषि क्षेत्रों में प्रारंभ हो गया, जिससे कृषि के उत्पादन में हम निरंतर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहे हैं और अन्य राष्ट्रों को सहयोग देने में सक्षम हो रहे हैं। यानी कि क्या है, जो बच्चों परंपरागत कृषि थी, हमारे देश हमें भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आपको मालूम है कि मोस्टली 80% जो है जो यहाँ पर खेती होती है। अब इसमें प्राचीन काल में बच्चों क्या होता था कि सारी जो हमारी कृषि व्यवस्था थी वो प्राकृतिक सुविधाओं पर ही आश्रित थी, यानी कि जैसे वर्षा, खेती मतलब पानी की सुविधा आसपास न होने के कारण वो वर्षा पर डिपेंडेंट करते थे, यानी कि जब बारिश होगी तो पानी को फसल को पानी मिलेगा, है ना। तो जो हमारी उस पर सुविधाओं पर आश्रित थी। लेकिन अब क्या है, आज जो है कृषि को सुदृढ़ बनाने के लिए आज तो हमारे हर खेत की देखोगे आप, जब गाँव की तरफ निकलोगे तो हर खेत के पास ट्यूबवेल लगा हुआ है और भूमिगत जल की सुविधा सब जगह उपलब्ध है, जिससे कि हम जब चाहे अपनी खेती को यानी कि अपनी फसल को हम पानी दे सकते हैं। उन्नत बीज, उन्नत खाद, ये सारी सुविधाएं हमें आसानी से उपलब्ध हैं, ताकि क्या है हमारी जो पैदावार एक अच्छी पैदावार होती है, जिससे कि अपने देश में तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनको बाहर भी उनको निर्यात किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 कि ब्रिटिश
ब्रिटिश शासन में भारत की कृषि नीति क्या थी और इसका कृषकों पर क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिक आवश्यकताओं को, यानी कि ब्रिटिश काल में हमने जो है औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को कृषि से पूर्ण किया। कृषि आय का अधिकांश भाग कर के रूप में राजकोष में देना पड़ता था और सुविधाएं अत्यंत न्यून थी। फलतः कृषकों का जीवन सदा अभावों में ही रहता था। वे गरीबी की रेखा से कभी ऊपर नहीं उठ पाते थे, जिनके कारण किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। समाज में मेहनत के पश्चात भी गुलामी का जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह हमारे समाज का प्रमुख अंग होने के बाद भी उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी और जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हुई थी। अब ब्रिटिश काल में स्टूडेंट्स हमें जानते हैं कि अंग्रेजों ने 200 साल तक हम पे राज किया और ब्रिटिश काल में बच्चों किसानों की स्थिति क्या थी जो भारतीय लोगों की थी, यानी कि किसानों को सुविधाएं तो कम दी जाती थी और फसलों का ये था जैसे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में फसलें उगाई गई, बहुत ज़्यादा फसलें उगाई गई तो उसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में फसलें उगाई जाती थी तो वो अपने देश में उनको निर्यात कर देते थे और उनको बहुत मतलब अपनी उपज का एक बहुत अधिकांश भाग उनको जो है कर के रूप में भी देना पड़ता था, जिसके कारण उनकी दशा बहुत शोचनीय हुई थी। मतलब उनको खुद को मतलब दूसरों का पेट भरने के लिए जो अनाज उगाने वाले थे खुद एक टाइम भूखा रहते थे। तो इसने जो है मेहनत करने के पश्चात भी गुलामी का जीवन हो रहा है। अंग्रेज लोग उन पर बहुत अत्याचार करते थे, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे और ऐसा जीवन जीने के लिए वो मजबूर थे, कुछ नहीं कर सकते थे, दे आर हेल्पलेस। तो उनकी दिशा जब देश के प्रमुख अंग यानी कि कृषि किसानों की स्थिति खराब होगी तो देश की आर्थिक व्यवस्था तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही डाउन हो जाएगी। तो अंग्रेजों के शासन में यानी कि जो होना था वही होता है, यानी कि अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे तो उनका असर हमारी हर चीज़ पर, हमारे समाज के देश के हर पहलू पर उस चीज़ का प्रभाव पड़ा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास का हमारी कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास द्वारा कृषि ने व्यवसाय का रूप ग्रहण कर लिया और आज भारत में कृषि एक व्यवसाय के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है। आज आपको मालूम है कि जितनी ज़्यादा खेती होती है तो आज किसान क्या है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, अच्छा बाजार उपलब्ध है जिसमें वो अपनी फसल को मतलब सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों पर उसको बेच सकते हैं और जिनको एक अच्छी खासी रकम उनको मिल जाती है जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बड़े आराम से कर सकते हैं। उनको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जिससे कि उनको क्या है एक अच्छी फसल वो उगा सकें। और आज भारत की जो है अपना इस कारण हम अन्न की कमी से काफ़ी ऊपर उठ गए। आज हमारे देश में किसी भी प्रकार के अन्न की कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े भंडार जो है इससे भरे हुए हैं। हमें अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात कम मात्रा में करना पड़ता है, मतलब बहुत कम, लेकिन अब तो शायद ना के बराबर आयात नहीं करना पड़ता। वही चीज़ जो रेयर ऊपर जाती है जिसकी फसल कम होती है तो वो कभी कभार जो है मतलब किसी परिस्थिति के कारण कोई विशेष फसल जो है खराब हो जाती है तो उसका जो है आयात करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग निर्यात ही करते हैं। और वैज्ञानिक क्रांति के उपलब्ध कृषि क्षेत्र में आए कृषि के उपकरण एवं उर्वरक और उन्नत बीजों को हमने प्राप्त कर लिया है, जिसके कारण हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। आज हमें कृषि में बच्चों उन्नत बीज, उन्नत सुविधाएं, उन्नत फसल, हमें सारी चीज़ें, खाद, ये सारी चीज़ें हमें ऐसी उपलब्ध है कि जो हमारी खेती को एक अच्छा खासा जो है मतलब कम खर्चे पर बहुत अच्छी हम फसल को उगा सकते हैं, जिससे कि हमें एक अच्छा खासा स्टूडेंट बहुत हमें मतलब जिससे कि जितनी ज़्यादा फसल होगी तो जितने ज़्यादा उसके पैसे भी हमें उतने मिलेंगे और फिर हम अपनी जीवन शैली को भी उन्नत बना सकते हैं। ठीक है ना। अब ये हरित क्रांति से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आता ही है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, संक्षिप्त रूप में स्पष्ट करिए। 19 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरित क्रांति जो कि हमारा चैप्टर हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कभी घूम फिर कर ये क्वेश्चन आता है, 19 में आया है। तो अभी देखते हैं कैसे है
कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन शंकर बीजों, कृषि यंत्रों, उपजाऊ उर्वरकों, कीटनाशक रसायनों, सिंचाई के वैज्ञानिक साधनों एवं नवीनतम कृषि तकनीकों द्वारा कृषि उपज बढ़ाने में जो अभूतपूर्व सफलता मिली है वही हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन एकदम से हरित क्रांति आ गई। यानी कि बच्चों इतनी सारी सुविधाएं जब मिली आज़ादी के बाद, जब इतनी सारी किसके खेती में हमें बीज मिले, उन्नत फसल मिली, मतलब बीज मिले, खाद मिले, यंत्र मिले, तो उसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट, हमें जो है एकदम से जब किसानों ने इसका प्रयोग किया तो एकदम से हरित क्रांति यानी कि चारों तरफ हरियाली फैल गई, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में उपज हुई, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन हुआ, जिनके कारण जिसको कि हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। कृषि उत्पादन प्रणाली को आधुनिक वैज्ञानिकों एवं तकनीकी धारा से जोड़ने के लिए सन 1965 और 1966 के दौरान हरित क्रांति आंदोलन सक्रिय हुआ। यानी कि बिल्कुल, यानी कि खेती को जो है वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिए, जिससे कि कम समय में हमें कम लागत पर बहुत अधिक मात्रा में फसल का हम उत्पादन कर सकें। इस चीज़ के लिए कि फसलों को जो है मतलब हरित क्रांति जो है आंदोलन सक्रिय हुआ। इस आंदोलन से पूर्व हमारी कृषि मानसून पर आधारित थी। यानी कि पहले जो हमारी प्राचीन काल की कृषि व्यवस्था थी वो केवल बारिश पर डिपेंड करती थी कि मानसून कहाँ आएगा, बारिश आएगी तभी हमारी फसलों को पानी मिलेगा और जब हमारी फसल पकेगी और तैयार होगी। लेकिन आज क्या हुआ, परंतु इस आंदोलन के बाद वैज्ञानिकों की रुचि के कारण सिंचाई के साधनों, उन्नत बीजों एवं उर्वरकों ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि आज जो है मैंने बताया ना कि हर खेत के पास जो है किसान के पास अपना एक ट्यूबवेल होता है, भूमिगत जल स्रोत होता है, जिसके कारण वो जब चाहे अपनी खेती को पानी दे सकता है। इसी आंदोलन के कारण हमारे देश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और इसी आंदोलन के कारण हमारे देश में जो जमींदारी प्रथा थी वो समाप्त हो गई। पहले जमींदारी प्रथा में बच्चों क्या होता था कि किसान जो थे वो इन सुविधाओं के लिए जमींदार के पास उधार लेते थे पैसा और अपनी जमीन को गिरवी रख देते थे, या एक मतलब प्रारूप बनाया जाता था जिसमें वो अपनी फसल का अधिक से अधिक हिस्सा उनको जमींदारों को करके मतलब एज ए उसमें मतलब कर के रूप में देते थे, या फसल जो उन्होंने पैसा लिया था उसका जो है ब्याज के रूप में देते थे। तो उस तरह से जो जमींदार थे वो भी बहुत शोषण करते थे किसानों का, और जमींदारी प्रथा का जब जो है अंत हो गया इस क्रांति के साथ। भारत में प्रौद्योगिकी का अत्यधिक विकास हुआ जिसका प्ररूप हमें हरित क्रांति के रूप में दिखाई देता है। यानी कि किसी के खेती के प्रारंभिक औद्योगिक के रूप में हमारा इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ, जिसके कारण जो है हमारी जो है आज जो है खेती बहुत उन्नत हो गई है और हम अपने सेल्फ डिपेंडेंट, हमें किसी और देश से अनाज को आयात नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जैविक उर्वरक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैविक उर्वरक शायद आया है कि जैविक बायो फर्टिलाइजर्स सूक्ष्म जीवधारियों का उत्पादन है। इट इज़ अ लाइव प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जीवधारी, सूक्ष्म जीवधारी, यानी कि जिसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक, जैसे बोलते हैं आजकल क्या कहते हैं, जैसे जो मिट्टी में जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, अर्थवॉर्म जैसे होते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक जो खाद होती है, कंपोस्ट होती है, तो उसमें क्या होता है कि जीव सूक्ष्मधारियों का बायो फर्टिलाइजर जो कि मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। मतलब मिट्टी में इतने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। इन्हीं सूक्ष्म जीवधारियों से जैविक उर्वरक प्राप्त होता है। वर्मी कंपोस्ट जिसे बोला जाता है। वर्मी कंपोस्ट मीन्स वर्म, कीड़े। तो जो मतलब जो केचुए वगैरह नहीं, आपने देखा कि मिट्टी में कई बार गमले लगाते हैं तो घर में जो उनमें से केचुए निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चों, वो मिट्टी को क्या है उपजाऊ बना देते हैं। जो भी हमने उसमें पौधा या लगा रखा होता है वो हरा भरा हो जाता है, उपजाऊ बना रखा था। तो इसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। जिससे इस मृदा सॉइल के प्रयोग करने पर फसल की उपज में पर्याप्त वृद्धि होती है। आज भी जो है घर में भी अगर किचन गार्डन लगाते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं और इस
तरह से मिक्स करके, सॉइल को मिक्स करके, सैंड को मिक्स करके, रेत को भी मिक्स करके जो है पौधा, मतलब इक्वल क्वांटिटी में उन तीनों को मिलाकर जो है अगर पौधा लगाया जाए, सब्जियां लगाई जाए तो वो अधिक मात्रा में पैदा होती हैं। ये क्योंकि ये जीवधारी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा या मिट्टी में स्थिरीकरण फिक्सेशंस कर देते हैं। ये जो वायुमंडल यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं, फर्टिलाइजर्स कर देते हैं, उसको उपजाऊ बना देते हैं, जिससे कि फसल का बहुत अच्छी फसल पैदा होती है। और इस प्रकार यह स्थितिगत नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त होती है जो भूमि की उर्वरकता को बढ़ाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 मृदा परीक्षण से क्या तात्पर्य, हरित क्रांति में इसका क्या योगदान था। क्वेश्चन नंबर 9 मृदा परीक्षण क्या होता है, मिट्टी का परीक्षण, मिट्टी की जांच। मृदा परीक्षण का मतलब क्या होता है, मिट्टी की जांच, यानी कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति का परीक्षण ही मृदा परीक्षण है। यानी कि मिट्टी कितनी फर्टिलाइजर है, यानी कि मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कितनी है, मिट्टी बंजर तो नहीं है, बेकार तो नहीं है, इसमें कोई भी अगर हमने पौधा लगाया या फसल उगाई तो वो उगे ही ना, क्योंकि मिट्टी के पोषक तत्व जो है वो पहले से खत्म हो चुके हैं। तो उसको मतलब उसका परीक्षण करने के अनुसार, यानी कि इस परीक्षण के अनुसार किसान खेतों में उर्वरक का प्रयोग करते हैं। यानी कि पहले जो है मृदा मिट्टी का को जांच करवाई जाती है कि इस मिट्टी में कितनी उपजाऊ क्षमता है, उसी के आधार पर जो है फसलें उगाई जाती है। क्योंकि हर फसल अलग अलग तरह की होती है, किस में कितनी फर्टिलाइज़र चाहिए, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। इस पर हरित क्रांति में इस परीक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हरित क्रांति तो भी कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि हर किसान की मिट्टी अपनी की जांच होती है कि उसकी कहीं अगर मृदा क्षमता, हम भी कभी बच्चों गमले घर में लगाए रहते हैं आमतौर पर, तो कुछ गमलों की मिट्टी बहुत पुरानी हो जाती है, यानी कि उसकी उर्वरक क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है और उसमें कोई भी पौधा नहीं पनप पाता, तो ऐसी मिट्टी को हम बदल देते हैं और फिर नई मिट्टी जिसमें वर्मी कंपोस्ट, सैंड और जो कॉमन मिट्टी है उसको गार्डन जो होती है मिट्टी, उसको मिलाकर जो है फिर जो है नया गमला तैयार करते हैं, फिर उसमें सब्जियां या जो भी हमें लगाना होता है हम लगाते हैं। क्योंकि इस परीक्षण द्वारा ऊपर भूमि की कृषि योग्य हो जाती है, ऊषर भूमि भी यानी कि जो बंजर भूमि होती है वो भी कृषि के योग्य बन जाती है। इस परीक्षण द्वारा देश में व्यर्थ पड़ी भूमि का परीक्षण करके उसमें कृषि को योग्य बनाया जा चुका है। यानी कि जो बंजर भूमि पड़ी थी देश में, उस मिट्टी को चेक कर करके उसमें उर्वरक जो डालकर पोषक तत्वों को मिलाकर तैयार करके उससे क्या है बच्चों, जो है उर्वरक उसमें इसको तैयार किया जाता है। बंजर भूमि को भी, बंजर मिट्टी को भी उपजाऊ बना दिया जाता है, जिसमें फसलों का निर्माण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आज आपको जो है तो आज मैं स्टूडेंट्स मैंने आपको हमारे हिंदी कम्युनिकेशन में जो है आपको स्टूडेंट्स मैंने 7 और 8 चैप्टर आपको करवा दिए हरित क्रांति। तो इसमें देखिए जो मैंने क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट, तो आप इन क्वेश्चन आंसर को करेंगे, तो नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चन आंसर को। आपको मैंने कहा है कि इनको क्वेश्चन आंसर को आपको स्टूडेंट्स जो है आपको मतलब लिखने नहीं है, केवल आपको हिंदी के जो आपके देख ही रहे हैं आपके चैप्टर में क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर दे रखे हैं, तो आप जो है इनको जो है आंसर को बस केवल क्वेश्चन जो आंसर नंबर मैंने डाले हैं उनको ही आप जो है अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो जिनके आगे जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। इट मीन्स आपको यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशंस। आपको एग्जाम के लिए इन क्वेश्चंस को तैयार करना है सो दैट यू कैन गेन गुड मार्क्स। क्योंकि आपको बच्चों मालूम है हिंदी कम्युनिकेशन हमारा केवल जो है बच्चों केवल 10 नंबर का ही आएगा। हिंदी कम्युनिकेशन हमारा केवल 10 नंबर का ही आएगा और इस 10 नंबर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जितने भी हमारे ये चैप्टर चल रहे हैं बच्चों, इसमें चॉइस आएगी, इन चैप्टर्स में चॉइस आएगी और इसमें क्या होगा कि इन क्वेश्चंस में चॉइस आएगी और 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बच्चों करना होगा। तो जिससे आपको क्या है, जब आप इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो उससे क्या है कि 5 नंबर के में से चॉइस आएगी, आप उसमें से एक क्वेश्चन कर लेंगे और फिर जो नेक्स्ट आपका जो दूसरा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, उसमें आपके हमारा जो है लेटर्स का होगा, उसमें जो है लेटर होगा फॉर्मल या इनफॉर्मल एक लेटर होगा जिसको कि आपको करना होगा।
तो इस तरह से केवल 10 नंबर का ही बच्चों हमारा हिंदी कम्युनिकेशन आता है। तो इसलिए 10 आप कोशिश करें स्टूडेंट्स कि जो है आप 5 नंबर के हिसाब से जैसे क्वेश्चन अगर आता है बच्चों, तो ये नहीं है कि हमें ऐसे की तरह उस क्वेश्चन को राइट करना है, नहीं, हमें केवल उसका आंसर वही देना है जितना आपको करना है, मतलब जितना उसका आंसर है। हमें उसमें उटपटांग हमें कुछ नहीं लिखना है स्टूडेंट कि हम उसमें उटपटांग लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, नो, हमें केवल आपको उसमें शॉर्टली आंसर देना है। 5 नंबर का तो हमारे दिमाग में ये बात रहती है थिंकिंग कि बच्चों 5 नंबर को तो ऐसे लिखने के लिए आता है, तो हम जो है उसका क्वेश्चन का आंसर हमने भी कई बार देखा है स्टूडेंट 2-2 ढाई-ढाई पेजेस जो बच्चों फुल कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। तो 2-2 ढाई-ढाई पेज का आंसर नहीं लिखना है आपको केवल उस हिसाब से काम करना है बच्चों जितना आंसर है। 5 नंबर का आ गया तो 1.5 आप लिख सकते हैं, है ना, 1.5 लिख सकते हैं। और हिंदी में क्वेश्चन आंसर में बात करने के लिए जैसे मान लीजिए आपने हरित क्रांति लाया स्टूडेंट्स, हरित क्रांति में जो ईयर्स वगैरह दिए गए हैं, जो मतलब ईयर्स कौन से ईयर्स में है क्या है, तो उसकी डेट है या डेट मतलब डे दे रखा है या जो भी कुछ है तो उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली तो उसको ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, सो दैट क्या होता है कि इससे जो एग्जामिनर होता है उसका फर्स्ट मतलब वो उसकी नज़र में आ जाता है। आपने अगर हरित क्रांति कौन से सन में हुई थी या इसका क्या फ़ायदा हुआ, मतलब क्या क्या किया जैसे जैविक उर्वरक वगैरह जो भी कुछ है, तो ये सब अगर हम अंडरलाइन कर दें तो आप जो है इससे क्या होता है कि आपको अटेंड मतलब आपको नंबर भी अच्छे मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ये सब देखना होगा। और ये जो क्वेश्चन आंसर है स्टूडेंट्स, तो हम इसको जो है 5 नंबर के हिसाब से आप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करेंगे। नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चंस दोनों स्टूडेंट्स, आप नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को। हरित क्रांति जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैविक उर्वरक है, शायद लास्ट ईयर आ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर जैविक उर्वरक, तो ये सब आप एक बार पढ़ ही लीजिएगा, नहीं तो हरित क्रांति आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लॉन्ग लिखा हुआ है आपके उसमें, आपके हिसाब से बस सेम टू सेम अगर रन करके आप ऐसे राइट कर दें तो भी आपको 5 में से 4.5 मार्क्स जो है इजीली मिल सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है स्टूडेंट्स की 10 में से 10 आपको मार्क्स मिल देते हैं, नहीं तो 10 में से 8 और 9 मार्क्स ही आप ले सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं आप लोगों के लिए हिंदी कम्युनिकेशंस में। अभी तो हम आपको पहले हिंदी कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स पहले हम आपको जो है चैप्टर्स कंप्लीट कराएंगे अपने जो 11 चैप्टर्स हैं हमारे, उसके बाद फिर हम इसमें पत्र लेखन यानी कि जो लेटर्स हैं, हिंदी में भी लेटर्स लिखने के लिए आएंगे बच्चों, 2 ही लेटर्स आएंगे, 2 में से आपको करना होगा फॉर्मल या इनफॉर्मल, कोई सा भी लेटर हो सकता है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो तो उसमें हम आपको लिखवाएंगे। जैसे मैंने आपको संविदा निविदा सूचना पढ़ाई थी, तो उसमें निविदा सूचना बनाना पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि इतने 1 किलोमीटर नाली के निर्माण के लिए निविदा सूचना निकालिए, इस तरह से, तो इस तरह से भी हम बच्चों आपको क्वेश्चंस आपको लिखवा देंगे निविदा सूचना निकालने के उससे। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं आप इस तरह के क्वेश्चन फिर हम आपके बाद में हमारे चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उसके बाद में आपका पत्र लेखन यानी कि जो स्टूडेंट्स देखिए उसके बाद में आपका 10 की देखते हैं कितने चैप्टर हैं, 8 आई थिंक 11 चैप्टर हैं आपके ये, हाँ जी 11 चैप्टर हैं। इसके करने के बाद आपका बच्चों 11 चैप्टर के बाद जो है आपका फिर जो पार्ट आ जाएगा पत्र लेखन, है ना, लेटर्स राइटिंग, उसके बाद हम हिंदी का अलग है और इंग्लिश का अलग है। तो इसमें कुछ आपके लिखे हुए भी हैं, कुछ हम आपको इसमें से मार्क करा देंगे। तो हिंदी लेटर्स में तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो हिंदी पोर्शन हिंदी कम्युनिकेशन में केवल आपकी 2 ही चीज़ें आएंगी, क्वेश्चन आंसर और लेटर्स। फॉर्मल लेटर होगा या इनफॉर्मल लेटर होगा वो हम तब आपको जब हमारा टॉपिक चलेगा तब हम आपको उसके बारे में आपको बता देंगे स्टूडेंट्स, तब आप उसमें आप कर लीजिएगा। तो इसी में आपको 2 क्वेश्चंस अब बहुत आराम से मिल जाएंगे। जो हमारे स्टार्टिंग के प्रीवियस चैप्टर हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टार्टिंग के 4 या 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, 4 या 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से जो मैंने क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट करवा रखे हैं स्टूडेंट्स उनमें से 100% आपको जो है क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, स्टार्टिंग में से ही आपको एक आधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेकिन ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इनको भी हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें इन्हें भी पढ़ना है क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कैसे किस फॉर्म में आ सकता है, तो आपको ये सब बच्चों करना होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर बच्चों आप मार्क कर लीजिएगा।
फिर हम अपना ग्रामर का पोर्शन भी कर ही रहे हैं स्टूडेंट्स। मैंने टेंस और आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियोस भेज रखी हैं, वो कंप्लीट हो चुकी हैं हमारे। अगर यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैसेज करके थ्रू हमें बता दीजिएगा, सो दैट हम उस चीज़ को आपको दोबारा बता दें। तो इसका आप ध्यान रखिए, कोई चीज़ हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।